Hello everyone, a very warm welcome to this session. So today we'll start with evolution. Evolution चैप्टर को हम इस लेक्चर में वन शॉट में कंप्लीट करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। अगर हम इवोल्यूशन की बात करें तो मीनिंग क्या है इसका बेसिकली? इट इज नथिंग बट changes occurring. Now you can see there was apes, right? Then human being came. So there is a change occurring. So, what is evolution? Evolution is an orderly change from one form to another. Evolutionary biology is the study of history of life forms on Earth. Okay, these both are very important definitions which you should know. आगे बढ़ेंगे. When I talk about origin of life, तो एक थियरी आई थी बिग बैंग थ्योरी. इसने बताने की कोशिश की लाइफ अर्थ कैसी आई बेसिकली, यूनिवर्स कैसे फॉर्म हुआ. ठीक है. So the Big Bang theory states that universe originated about 20 billion years ago by a singular huge explosion. ये बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है. बिग बैंग थ्योरी ने क्या बताया? और जो है 20 बिलियन ईयर्स अगो आई, कैसे? सिंगुलर ह्यूज एक्सप्लोशन हुआ. ठीक है. अब द अर्थ वॉज फाउंड अबाउट 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. समझना. बिग बैंग थ्योरी ने बोला यूनिवर्स जो है 20 बिलियन ईयर्स अगो ओरिजिनेट हुआ है. उसमें से अर्थ जो है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो आई है. तभी एटमॉस्फेयर नहीं था अर्थ पे. ठीक है. वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया रिलीज फ्रॉम मोल्टन मास कवर द सरफेस. ठीक है. अब जो हाइलाइट्स है आपको याद रखनी है वो है यूनिवर्स कब फॉर्म हुआ. We are 20 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. और अगर हम अर्थ की बात करें, अर्थ वो आया 4.5 बिलियन अगो. 4.5 बिलियन ईयर्स अगो. ठीक है. उसके बाद तभी एटमॉस्फेयर था नहीं था. जो चार इंपॉर्टेंट गैसेस है पूछा जाता है वो है वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड अमोनिया. इन्होंने क्या किया था? कवर करके रखा था अर्थ के सरफेस को. ठीक है. इतना आपको याद रखना है. अभी तक तो याद हो चुका होगा आप सबको, राइट? एक तो आपको याद रखना है यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, एटमॉस्फेयर नहीं था, वाटर वेपर, मीथेन, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया, चार चीजें थी जो कवर कर रही थी अर्थ को. ठीक है. और बोला जाता है तभी रिड्यूसिंग अर्थ था. रिड्यूसिंग मतलब तभी ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं था. गेटिंग माई पॉइंट? आगे बढ़ेंगे. देखो, the UV rays from the sun broke up water into H2 and O2. ठीक है. सब एनसीईआरटी की लाइन है, कुछ बाहर का नहीं है. तो आप इंश्योर करना है कि एक लाइन आपको याद हो रही है. ठीक है. देखो, यूवी रेस जो थे सन का, उन्होंने क्या किया? वाटर H2O मॉलिक्यूल को ब्रेक किया H2 और O2 में. इंपॉर्टेंट पॉइंट है. यूवी रेस ब्रोक द वाटर इनटू H2 एंड O2. ठीक है. ऑक्सीजन जो है वो कंबाइन हुआ NH3 और CH4 के साथ. क्या बनाने के लिए? वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाने के लिए. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दो चीजें. ठीक है. एक तो आपको याद रखना है H2O जो है वो स्प्लिट हुआ, किस में हुआ? H2 में हुआ, O2 में हुआ. ठीक है. कैसे हुआ? किसने किया? तो यूवी. यूवी याद रखना है. ठीक है. उसके बाद ऑक्सीजन जो है वो किन के साथ कंबाइन हुआ? वो NH3 और CH4 के साथ कंबाइन हुआ. क्यों? क्योंकि हमें वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए था. क्लियर? ऑक्सीजन कंबाइन विथ अमोनिया, मीथेन टू फॉर्म वाटर, कार्बन डाइऑक्साइड. आगे बढ़े.
चलो, लेट्स क्लियर दिस, मूविंग अहेड। अब जो ओजोन लेयर थी वो इसी टाइम फॉर्म हुई थी, ठीक है। और जब कूलिंग हुई तब वाटर वेपर जो थे रेन के फॉर्म में बरसना चालू हुआ। तो वो जो खड्डे थे वहां पे पानी बढ़ गया, ठीक है, पानी फिल हो गया। उन्हें अभी हम बोलते हैं ओशन। गेटिंग माई पॉइंट? पिट्स जो भी खड्डे थे अर्थ के लैंड सरफेस एरिया पर बेसिकली, वहां पे पानी आया बारिश का, वो बहुत फिल हो गया, तो फिर हम उसे ओशन बोलते हैं आज। और जो लाइफ थी, मतलब लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे, वो 4 बिलियन ईयर्स अगो आए थे। समझ रहे हो आप? यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है। ओजोन लेयर बना भी हमारा। उसके बाद कूलिंग हुई, वाटर वेपर्स जो थे वो रेन के फॉर्म में गिरने चालू हुए। जहां पर भी खड्डे थे वहां पे पानी भर गया, जिसे हम आज की तारीख में ओशन कहते हैं। इतना क्लियर? आगे बढ़े, चलो। अब थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ की अगर हम बात करें तो बहुत सारी थ्योरीज दी थी। एक है थ्योरी ऑफ अबायोजेनेसिस। एक्चुअली हम पहले पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन, जो आई थिंक यहाँ पे 4th नंबर पर है, लिखा गया है, ठीक है। तो क्रिएशनिज्म लिखा गया है, वो भी बोल सकते हैं। तो थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, अबायोजेनेसिस, पैंसपर्मिया। पैंसपर्मिया मतलब स्पोर से बना हुआ है लाइफ। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन। ये थ्योरीज आपको मगअप करना है, सीरियसली। क्वेश्चन आता ही आता है, मतलब मेन मेन पॉइंट्स याद रखने हैं ना। पूरा आप लाइन टू लाइन याद रखो वैसा नहीं, कंसेप्ट क्लियर करना है। और मेन मेन पॉइंट्स, मेन मेन वर्ड्स आपको याद रखने हैं, ठीक है। वही है, पूछता है नीट भी, सीबीएसई बोर्ड भी। थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन, अबायोजेनेसिस। अब इन्होंने क्या बोला कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो डेड और डिकेइंग मैटर से आई है। देख लेते हैं। इट स्टेट्स दैट लाइफ केम आउट ऑफ डिकेइंग एंड रॉटिंग मैटर लाइक स्ट्रे, स्ट्रॉ, मड एक्सेट्रा, ठीक है। अगर मैंने कहा पर गार्बेज, नॉन गार्बेज, अनियन पील सपोज रखा, ठीक है, वहां पे मुझे दूसरे दिन एक इंसान मिलेगा, इंसेक्ट मिलेगा, ठीक है। लिविंग ऑर्गेनिज्म कुछ भी हो सकता है। ऐसा इनका कहना था, किसका? थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनिटी। स्पॉन्टेनिटी या आप बोलो अबायोजेनेसिस, स्पॉन्टेनियस जनरेशन, ठीक है। डेड एंड डिकेइंग मैटर से इन लाइफ आई, ये कहना था थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन का, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। फिर आया, पहले ये डिसअप्रूव हुई थी वो देख लेते हैं। लुइस पेस्चर डिसअप्रूव्ड अबायोजेनेसिस थ्योरी, ठीक है। अब इन्होंने डिसअप्रूव क्यों किया? उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया था। एक ढक्कन, एक को ढक्कन लगाया था, एक को ढक्कन नहीं लगाया था। वो हम पढ़ेंगे अभी, देखो। He demonstrated that life, just wait, yeah, now I will on the highlighting part. Fine. He demonstrated that life comes only from pre-existing life. अब लुइस पेस्चर का क्या कहना था? लाइफ जो है वो आ रही है किससे? जो पहले ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट कर रहे हैं लिविंग, उससे आ रही है, ठीक है। ही showed that life did not come from killed yeast in a closed pre-sterilized flask, but in an open flask life microbes appeared, ठीक है। लाइफ जो है वो किल्ड ईस्ट से नहीं आई। कैसे ये पता चला? क्योंकि वो जो फ्लास्क था वो बंद था, और जब वो खुला था तभी माइक्रोब्स जो थे वो उसके ऊपर आ गए, ठीक है। तो इससे ये मानना है कि लाइफ डजंट अकर फ्रॉम डेड एंड डिकेइंग बट प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, ठीक है। उसके बाद थियरी ऑफ बायोजेनेसिस। इट इज proposed बाय फ्रांसिस्को रेडी, स्पेलेंजनी एंड लुइस पेस्चर। आपको लुइस पेस्चर याद रखना है। It states that life originates from pre-existing life, but it does not explain origin of first life.
इन्होंने ये बोल दिया कि लाइफ जो है पहले ऑर्गेनिज्म से ही आ रही है, लेकिन पहले फर्स्ट कौन आया था ये भी वो नहीं बता पाए, ठीक है। अब बायोजेनेसिस क्यों रिजेक्ट हुई? उन्होंने बोला डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से आ रही है। वो लुईस पेस्टर ने गलत साबित किया, क्योंकि किल ईस्ट जो था दोनों कंटेनर में था। एक को खुला खुला रखा था, एक को बंद कर दिया था। जो खुला था उसमें माइक्रोब्स आए, जो बंद था उसमें कुछ नहीं हुआ। अगर लाइफ डेड एंड डिकेइंग से अराइज हो रही है, तो जो बंद था उसमें तो कोई ऑर्गेनिज्म पैदा हो जाना चाहिए था, लेकिन नहीं हुआ, ठीक है। उसके बाद आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस, जो लुईस पेस्टर के साथ रेडी और स्पेलेंजेनी ने कंट्रीब्यूशन दिया। इन्होंने बोला लाइफ ओरिजिनेट फ्रॉम प्री एग्जिस्टेंट लाइफ। तो क्वेश्चन क्या राइज हुआ कि पहला बंदा कौन था जो यूनिवर्स पे आया, अर्थ पे आया, जिससे लाइफ ओरिजिनेट थी? क्योंकि आप तो बोल रहे हो प्री एग्जिस्टिंग, तो कौन था वो फर्स्ट प्री एग्जिस्टिंग? ठीक है, आगे बढ़े, यहाँ तक क्लियर है? चलो, अब आएंगे हम कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया। अब लोगों ने बोला कि स्पोर्स से बना है ऑर्गेनिज्म, लाइफ स्पोर्स से है। इट स्टेट्स दैट द यूनिट ऑफ लाइफ स्पोर्स वर ट्रांसफर्ड टू डिफरेंट प्लैनेट्स इंक्लूडिंग अर्थ, ठीक है। स्पोर्स क्या है? यूनिट ऑफ लाइफ, ऐसा माना था कॉस्मिक थ्योरी, थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया का, ठीक है। मतलब ऐसे नहीं सीड्स को बिछा दो प्लांट्स उग गए, उनका ऐसा मानना था कि स्पोर्स फेंक दिए हर एक प्लेनेट पे, वहां पे लाइफ आई, ठीक है। सो स्पोर्स इज अ यूनिट ऑफ लाइफ विच वाज scattered ऑन द डिफरेंट planets, ठीक है। ये हुई थ्योरी ऑफ स्पैन पैंसपर्मिया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे हम। ओके चलो, जस्ट वेट, लेट मी जस्ट फाइन। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। अब लोगों ने बोला कि कोई तो सुपर नेचुरल पावर है, यानी कि गॉड है, इन्होंने बना दिया। अब कैसे बनाया इन्होंने भी नहीं बताया, ठीक है। इट स्टेट्स दैट लिविंग एंड नॉन लिविंग वाज क्रिएटेड बाय सम सुपरनेचुरल पावर, गॉड। इन्होंने बोला कि गॉड ने बना दिया ये, ठीक है, लाइफ को। किस्सा ही खत्म, ठीक है। थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। उसके बाद आई थियरी ऑफ केमिकल रिवॉल्यूशन। अब ये थ्योरी बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार क्विकली रिकैप्चुलेट करेंगे, हमने अबायोजेनेसिस पढ़ी, ठीक है। अब बायोजेनेसिस में क्या बोला गया कि डेड एंड डिकेइंग ऑर्गेनिज्म से लाइफ पैदा हुई। उसे डिसअप्रूव किया लुईस पेस्टर ने, जिसने बोला लाइफ अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग, ठीक है। कैसे? फ्लास्क में किल्ड ईस्ट था, एक बंद था एक खुला था। जो बंद था उसमें कुछ भी नहीं हुआ, जबकि अगर डेड एंड डिकेइंग पे लाइफ पैदा हो रही है तो वहां पे कुछ ना कुछ आ जाना चाहिए था, राइट? लेकिन कुछ नहीं हुआ। लेकिन जो खुला था वहां पे माइक्रोब्स आए। गेटिंग माई पॉइंट? उसके बाद आई थ्योरी ऑफ बायोजेनेसिस। बायोजेनेसिस ने क्या कहा, उसमें भी लुईस पेस्टर ही थे। उन्होंने बोला प्री एग्जिस्टेंस से लाइफ आ रही है, लेकिन क्वेश्चन वॉस कौन था वो पहला इंसान? कैसे बना वो पहला फर्स्ट? वो कैसे प्री एग्जिस्टिंग से आया, राइट? उसके बाद आया थ्योरी ऑफ पैंसपर्मिया या कॉस्मिक थ्योरी। स्पोर्स से बना है, स्पोर्स आर द यूनिट ऑफ लाइफ। वो बिखरे गए सब प्लैनेट्स पर और लाइफ पैदा हो गई, विच इज ऑब्वियसली रॉन्ग, ठीक है। उसके बाद आई थ्योरी ऑफ स्पेशल क्रिएशन। नॉन लिविंग और लिविंग दोनों को बनाया है इंसान ने। यहां तक क्लियर है? अब आएगा रियल रिवीलिंग थ्योरी, थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये प्रपोज किया था ओपेरन और हार्डन ने। It states that the first form of life was originated from non-living inorganic and organic molecules such as methane, ammonia, water, sugar, protein, nucleic acid, etc. इनका क्या मानना था, जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ जहाँ पे सबकी दिक्कतें थी, कि वो कहाँ से आई, राइट? तो वो जो आई नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से। कैसे आई फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ?
non-living inorganic or organic molecules like methane, ammonia, water, sugar, protein, nucleic acid. That is abiogenesis first but biogenesis ever since. समझा? नॉन लिविंग ऑर्गेनिजम्स से भी आप बोल सकते हो कि लिविंग आई, क्योंकि वही मॉलिक्यूल्स यूज हुए, राइट? सो आपको याद रखना है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ लाइफ ओरिजिनेटेड फ्रॉम नॉन लिविंग मॉलिक्यूल्स लाइक नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स। मिथेन, अमोनिया, ये तो सब जगह आ ही रहे हैं। वाटर को भी ले लो, शुगर, प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, ठीक है। बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर के 3-4 लिख देना, ठीक है। ये बोला गया आपका ओपेरन और हाल्डन ने, ठीक है। ये आप देख सकते हो इनकी पिक्चर्स, एक है ओपेरन, एक है हाल्डन, ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अभी एक एक्सपेरिमेंट हुआ, यूरी मिलर एक्सपेरिमेंट, ठीक है। थ्योरी ऑफ केमिकल इवोल्यूशन, ध्यान से देखो। Harold Urey and Stanley Miller experimentally proved theory of chemical evolution. They created a condition like that of primitive earth. अब जैसे कि हमने बताया पहले, प्रिमिटिव अर्थ पे क्या क्या था? एटमॉस्फेयर था? नहीं। रिड्यूसिंग था, ऑक्सीजन एब्सेंट था, ठीक है। उसके बाद हमारे जो 4 गैसेस थे, कौन से? मीथेन, अमोनिया, कार्बन, ठीक है, वाटर। तो ऐसा उन्होंने क्रिएट किया एटमॉस्फेयर प्रिमिटिव अर्थ के जैसा। हाई टेम्परेचर कर दिया, वॉल्केनिक स्टॉर्म्स रखे, रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर किया, मतलब ऑक्सीजन की कमी, विथ मिथेन, अमोनिया, वाटर, H2 एक्सेट्रा, ठीक है। पूरा सेटअप किया है, एनसीईआरटी में ये डायग्राम है। मेक श्योर करना कि आप एक एक वर्ड जो लेबल्ड है वो देख के जाओ, क्योंकि ऑब्वियसली नीट और सीबीएसई पूछता है। लेबल करो इसको, फिर आप अटक जाते हो, ठीक है। तो हमारे यूरी और मिलर साहब आए थे, उन्होंने बोला चलो हम इसे प्रूव करते हैं, ठीक है। क्योंकि ओपेरन और हाल्डन ने प्रूव किया नहीं, वो खाली बता के चले गए कि नॉन लिविंग इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल से बना है। इन्होंने बोला चलो इनिशिएटिव लेते हैं हम, लेट्स प्रूव इट, वी हैव टू प्रूव देम। तो प्रिमिटिव अर्थ के जैसा उन्होंने सेटअप किया। ये देखो, ये एनसीईआरटी का डिक्टो डायग्राम, ये आपके स्टैनली मिलर आपको दिख रहे होंगे, और एक आपके हेरल्ड यूरी, ठीक है। They made electric discharge in a closed flask containing methane, ammonia, H2 and water vapor. ठीक है। पहले भी वाटर वेपर ही थे, राइट? उसके बाद वाटर फॉर्म हुआ। कैसे वाटर फॉर्म हुआ? यूवी रेस आए, उन्हें वाटर को स्प्लिट किया H2 और O2 में, राइट? आगे देखेंगे अभी हम। उसके बाद वाटर वेपर, जब कूलिंग हुई, वाटर वेपर रेन के फॉर्म में बरसने लगे, तो जो खड्डे थे वो ओशन के जैसे भर गए, फाइन। अब इन्होंने भी वैसा किया सेम। एज अ रिजल्ट सम अमाइनो एसिड्स आर फॉर्म। इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज किया क्लोज फ्लास्क में, जिसमें मीथेन, अमोनिया, वाटर वेपर और H2 था, ठीक है, 800 डिग्री सेल्सियस पर। इससे क्या बना? अमाइनो एसिड्स हमें मिले। ध्यान देना, इन सिमिलर एक्सपेरिमेंट अदर्स ऑब्जर्व फॉर्मेशन ऑफ शुगर, नाइट्रोजन बेस पिगमेंट्स एंड फैट्स। ये सब बन रहे थे, ठीक है। Electric discharge, closed flask containing methane, ammonia, H2 and water vapor, 800 डिग्री सेल्सियस पर, तो हमें अमाइनो एसिड्स, सॉरी मैंने बोला अमाइनो एसिड्स, ठीक है। अमाइनो एसिड्स, शुगर, नाइट्रोजन बेस पिगमेंट्स एंड फैट्स मिल रहे थे। अब थ्योरी ऑफ ओरिजिन ऑफ लाइफ में आगे क्या हुआ? जो फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म था वो 3 बिलियन ईयर्स अगो बना। अब क्विकली रिकैप्चुलेट, यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स अगो, अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो, नॉन सेल्यूलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो। ये आपको
दिमाग में घुमाते रहना है, ठीक है, चीजों को, नहीं तो फिर आप भूल जाते हो। अब, they were self-replicating metabolic capsule containing macromolecules like RNA, protein, polysaccharide, etc. ठीक है। ये फर्स्ट नॉन सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ आई वो 3 बिलियन ईयर्स अगो आई, ठीक है। और ये क्या कर रहे थे, सेल्फ रेप्लिकेट कर रहे थे मेटाबॉलिक कैप्सूल में। उन्हें मैक्रोमोलिक्यूल्स थे, आपको पता है ना, मैक्रो और माइक्रो बायोमोलिक्यूल्स में पढ़ा होगा। आरएनए, प्रोटीन और पॉलीसेकेराइड्स। अब आगे, जस्ट वेट, लेट मी स्विच द टू द नेक्स्ट पार्ट। फाइन, गिव मी मोमेंट। अब देखो, एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन। अब एक आएगा आपका पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस, फॉसिल फ्यूल्स हम बात करेंगे। मॉर्फोलॉजिकल और एनाटॉमिकल एविडेंसेस, मॉर्फोलॉजी एनाटॉमी तो आप पढ़ ही चुके हो, एक्सटर्नल और इंटरनल। बायोजोग्राफिकल एविडेंसेस, बायोकेमिकल एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस फॉर इवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, ठीक है। अब अगर हम पैलियोंटोलॉजिकल से स्टार्ट करें, ये है क्या, पैलियोंटोलॉजिकल मतलब स्टडी ऑफ फॉसिल, ठीक है। Fossils are remnants of life form found in rock. अभी आपको देखना है फॉसिल कितने साल पुराना है, तो आप क्या करोगे, रॉक, जो जिस रॉक से फॉसिल मिला उसकी हिस्ट्री निकालोगे। So fossil are the written documents of evolution. Fine, we'll move ahead. अब अगर हमें फाइलोजेनी पढ़नी है, ठीक है, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, फाइलोजेनी इज व्हाट, इवोल्यूशनरी हिस्ट्री, राइट। जैसे कि हॉर्स की इवोल्यूशन कैसे हुई, ये सब पढ़ना है तो कैसे पढ़ेंगे। अब ये एविडेंसेस हेल्प करते हैं हमें कि हम उनका रिलेशन, एंसेस्टर, ये सब जान पाए, ठीक है। कनेक्टिंग लिंक बिटवीन टू ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज्म भी हम इसी से पता कर सकते हैं। जैसे कि आर्कियोप्टेरिक्स इज अ कनेक्टिंग लिंक बिटवीन रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स, ठीक है। ये आपने एनिमल किंगडम में भी पढ़ा था। उसके बाद एक्सटेंट एनिमल्स, हम फॉसिल फ्यूल के द्वारा पढ़ सकते हैं कि कौन से एनिमल्स एक्सटिंक्ट कैसे कब हुए, ठीक है, कैसे हुए भी हम कर सकते हैं, राइट। एग्जाम्पल डायनासोर्स। फाइन, हिस्ट्री जान सकते हैं बेसिकली। अब, टू स्टडी अबाउट जोग्राफिकल पीरियड बाय एनालाइजिंग फॉसिल्स इन सेडिमेंट्री रॉक लेयर्स, आई टोल्ड यू, अगर आपको जानना है फॉसिल कितने साल पुराना है, यू नीड टू चेक द रॉक। The study showed that life forms varied over time, and certain life forms are restricted to certain geographical time span. Okay, now just wait. Now let's study morphological and anatomical evidences. Paleontological evidences of fossil fuel से हो रहा है in short. अब morphological और anatomical बात करें तो comparatively, now anatomy और morphology different animals की different होती है, ठीक है। उनके फीचर्स कॉमन हो सकते हैं। देखो अभी दो टाइप्स होते हैं इसमें, होमोलोगस ऑर्गेन्स जिसे हम होमोलॉजी बोलते हैं, एनालॉगस ऑर्गेन जिसे हम एनालॉजी बोलते हैं। अब दोनों में डिफरेंस क्या है, होमोलोगस में सेम स्ट्रक्चर होगा और ऑर्गेन्स का, लेकिन फंक्शन डिफरेंट होगा। वेरएज एनालॉगस में डिफरेंट स्ट्रक्चर होगा लेकिन वो सब सेम फंक्शन कर रहे होंगे। आगे देखेंगे।
मूविंग अहेड, होमोलोगस ऑर्गन को अगर हम डीपली जाने तो ऑर्गन्स हैविंग फंडामेंटल सिमिलरिटी इन द स्ट्रक्चर और बेसिक सेम होगा और ओरिजिन भी सेम होगा, लेकिन वो फंक्शन जो है अलग अलग परफॉर्म कर रहे होंगे, तो इसे हम होमोलॉजी बोले, ठीक है। और एग्जांपल्स अगर हम देखें तो वो है ह्यूमन हैंड, वेल्स फ्लिपर, बैट्स विंग एंड चीताज फुट। देखो अभी ओरिजिन और स्ट्रक्चर सेम है। ये देखो, ह्यूमन का हाथ देखो, चीता का देखो फुट, सेम नहीं लग रहा। उसके बाद वेल देखो और बैट का देखो, तो ये सब सेम है, लेकिन फंक्शन सब अलग अलग परफॉर्म कर रहे हैं। क्योंकि मैन जो है हाथ से क्या करेगा, चीजों को लिफ्ट करेगा, ठीक है, लिखेगा, खाएगा। लेकिन चीता क्या करेगा, पैरों से, वो तो दौड़ेगा, ठीक है। फिर these four limbs have different function but similar anatomical structures such as bones, humerus, radius, ulna, carpal, metacarpal, phalanges। ये सब आपने पढ़ा था क्लास 11 में, कौन से चैप्टर में पढ़ा था वो आप कमेंट में बताना, ठीक है। होमोलॉजी इज ऑल्सो सीन इन हार्ट, ब्रेन एक्सेट्रा, ठीक है। हार्ट और ब्रेन में भी आपको होमोलॉजी मिलेगी। सिंपल दो चीजें याद रखनी है आपको, होमोलॉजी और एनालॉजी डिफरेंस क्या है। होमोलॉजी सेम स्ट्रक्चर, सेम ओरिजिन, डिफरेंट फंक्शन। एनालॉजी डिफरेंट स्ट्रक्चर, डिफरेंट ओरिजिन, सेम फंक्शन। देखेंगे होमोलॉजी इन प्लांट्स की अगर हम बात करें तो थॉर्न्स और टेंड्रिल्स ऑफ बोगनवेलिया एंड कुकुरबिटा, स्ट्रक्चर सेम है, फंक्शन अलग है, ठीक है। बोगनवेलिया, कुकुरबिटा में क्या है, थॉर्न्स और टेंड्रिल्स। उसके बाद ओरिजिन जो है होमोलोगस ऑर्गेन का, वो डाइवर्जेंट इवोल्यूशन से हुआ है, ठीक है। अब डाइवर्जेंट इवोल्यूशन क्या है, evolution by which related species become less similar to survive and adapt in different environmental condition, ठीक है। होमोलॉजी में आपको डाइवर्जेंट इवोल्यूशन मिलेगा, एनालॉजी में आपको कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन मिलेगा। डाइवर्जेंट में लेस सिमिलर, रिलेटेड जो स्पीशीज है वो लेस सिमिलर हो जाती हैं सरवाइव करने में और अडॉप्ट करने में डिफरेंट एनवायरमेंटल कंडीशंस को, ठीक है। अब कैसे समझो, आप ये देख पा रहे हो डिफरेंट, एक कैट दिखाई है, जस्ट वेट, चीता है, लायन है अपने पास, लेपर्ड मान लो दूसरा, ठीक है। इन सब की एंसेस्ट्री कॉमन है, आपने पढ़ा था इन सब का जीनस कॉमन है, ये सब अलग अलग स्पीशीज है, ठीक है। अब ये सब अलग अलग इन्वायरमेंट में सरवाइव करने में इनको दिक्कत आएगी, जबकि ये सेम स्पीशीज है, राइट। तो वही बोलना चाह रहा है होमोलॉजी के द्वारा। गेटिंग माई पॉइंट, आगे बढ़े। अब आएंगे हम एनालॉजी पे। सिमिलर फंक्शन, डिफरेंट स्ट्रक्चर एंड ओरिजिन, दिस फिनोमेना इज नोन एज एनालॉजी। एग्जाम्पल विंग्स ऑफ इंसेक्ट formed of a thin flap of chitin and wings of birds, modified forelimbs, ठीक है। अब एग्जाम्पल्स की बात करें हम वापस तो ऑक्टोपस का आंख और मैमल्स, ऑक्टोपस रेटिना फ्रॉम स्किन, मैमल्स रेटिना फ्रॉम एम्ब्रियोनिक ब्रेन। यहाँ पे फंक्शन दोनों का क्या है, सेम है, लेकिन दोनों का ओरिजिन अलग अलग है, ठीक है। दैट्स द पॉइंट। आगे बढ़ेंगे। फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन एंड डॉल्फिन, दोनों का ओरिजिन अलग, स्ट्रक्चर अलग, फंक्शन सेम। देख पा रहे हो, इसके फ्लिपर्स देखो, ब्लैक है, वाइट है, थोड़े से लार्ज है, ब्रॉड कम है। और डॉल्फिन के देखो ब्रॉड ज्यादा है, ठीक है। वही है बस। स्वीट पोटैटो एनसीईआरटी के एग्जांपल्स हैं, स्वीट पोटैटो और पोटैटो। अब मॉडिफाइड स्वीट पोटैटो रूट से हुआ है, लेकिन पोटैटो स्टेम से हुआ है, ओरिजिन डिफरेंट। फिर आया हम ट्रैकिया ऑफ इंसेक्ट एंड लंग्स ऑफ वर्टिब्रेट्स, फंक्शन दोनों का सेम है, क्या लेगा वो, ऑक्सीजन नहीं लेगा, ठीक है। लेकिन ओरिजिन उनका एक्टोडर्म से है, हमारा एंडोडर्म से है।
ठीक है। सो नाउ विल गो ahead to biochemical evidences. Just wait. Okay. I hope the screen is visible to all of you. अब बायोकेमिकल की बात करें तो उनकी जो सिमिलैरिटी आएगी किस में आएगी, जीन में आएगी, क्योंकि बायो आ गया, बायोमोलिक्यूल्स, प्रोटीन आ गया, न्यूक्लिक एसिड आ गया, सब बायोमोलिक्यूल्स को लेके आओ। ठीक है। मेटाबॉलिज्म क्या है, मेटाबॉलिज्म सम टोटल ऑफ ऑल लिविंग रिएक्शंस occurring in body। ठीक है। तो ऑर्गेनिज्म जिनमें सेम है, प्रोटीन है, जीन सेम है, अदर बायोमोलिक्यूल सेम है, तो उनकी जो एंसेस्ट्री है वो कॉमन है। ठीक है। क्योंकि ऑब्वियसली योर दैड्स फादर will have the same genes as of your dad, right? Some variation is like meant to happen, but maximum would be same. Then we can say that yeah, there is a common ancestry, or you can just come to the conclusion of phylogenetic relationship. Fine. आगे बढ़ेंगे। बायोजियोग्राफिकल एविडेंसेस की हम बात करें तो यहाँ पे एडेप्टिव रेडिएशन बहुत इंपॉर्टेंट है समझना। Evolution by adaptation is the evolution of different species in a geographical area starting from a point. Evolution of different species in a geographical area starting from a point. This is a definition जो पूछेंगे ही पूछेंगे वो। एग्जाम्पल है डार्विन्स फिंचेस इन गैलापागोस आइलैंड। अब डार्विन ने रिसर्च की, उन्हें क्या मिला, ये जो बर्ड्स हैं उनकी बीक्स अलग अलग है। एग्जाम्पल के द्वारा डेफिनेशन समझो। ठीक है, समझो। उनकी बीक्स अलग अलग है, क्यों? जो सीड खा रही हैं उनकी बीक्स अलग है, बीक। ठीक है। ये सब कैसे हुआ? कि वो डिफरेंट जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। ठीक है। तो उनके हिसाब से उन्होंने अडेप्ट किया है सराउंडिंग को। इसे ही हम बोलते हैं एडेप्टिव रेडिएशन। गेटिंग माई पॉइंट? यू आर लिविंग इन, सपोज एंटार्क्टिका में, तो आप कैसे रहोगे, राइट? लेट्स टेक एन एग्जांपल, यू आर लिविंग इन जापान। जापान में बहुत ठंड है इस वक्त, आपको वहां पे नॉनवेज खाना पड़ेगा। लेट्स सपोज आप इंडिया में नॉनवेज नहीं खाते हो, नाउ यू आर मेंट टू ईट नॉनवेज इन जापान। तो आपका जो क्या हुआ, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ। ठीक है। सपोज वहां पे आप ज्यादा गोरे हो गए, यहाँ पे इतने गोरे नहीं थे, क्यों? बिकॉज यहाँ पे सनलाइट आ रही है, वहां पर बहुत ठंडी है, तो नेचुरल से बात है सनलाइट कम आएगी, राइट? तो चेंज हुआ। अब और आपने वहां पे नॉनवेज खाया तो आपने अडेप्ट किया, एडेप्टिव रेडिएशन। कैसे हुआ? ज्योग्राफिकल एरिया चेंज हुई, राइट? हमने खुद को चेंज किया, अडॉप्ट किया। तो वैसे ही डार्विन फिंचेस, उन्होंने देखा कि गैलापागोस आइलैंड में ये सब बर्ड्स तो एक ही स्पीशीज के हैं, ठीक है, ऑब्वियसली, लेकिन इनके बीक्स अलग अलग है। क्यों बीक्स अलग अलग है? क्यों अलग अलग खाना खा रहे हैं। क्यों अलग अलग खाना खा रहे हैं? क्यों अलग अलग जोग्राफिकल एरिया में रह रहे हैं। गेटिंग माई पॉइंट? अब देखो दूसरा एग्जांपल, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स। ये आपको एग्जांपल से याद रखना है, ठीक है। दिस वन। उसके बाद आएंगे प्लासेंटल मैमल्स इन ऑस्ट्रेलिया। ये सब एग्जांपल्स हैं। दिस दिस टेबल इज वेरी मच इंपॉर्टेंट। और ये जो आपकी साइड में आप देख पा रहे हो, ये जो पिक्चर्स है, ये खाली देख लेना, इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। ये एनसीईआरटी के डायग्राम्स हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। नाउ सी, दिस यू नीड टू रिमेम्बर। एक है प्लासेंटल, देखो, वन when more than one adaptive radiation is appeared in an isolated geographical area, it is result in convergent evolution। एक से ज्यादा adaptive radiation हो रहा है एक आइसोलेटेड geographical एरिया में, उसे हम बोलेंगे कॉन्वर्जेंट इवोल्यूशन।
More than one adaptive radiation appeared in an isolated geographical area is known as convergent evolution. देखो ऑस्ट्रेलियन की अगर हम बात करें तो मार्सोपियल मोल्ड, प्लासेंटल में खाली मोल्ड, ठीक है। प्लासेंटल में एंड ईटर, ऑस्ट्रेलियन में नमबैट, माउस मार्सोपियल माउस, लेमुर स्पॉटेड कस्कस, फ्लाइंग स्क्विरल फ्लाइंग फेलेंजर, ठीक है। बॉब कैट टस्मेनियन टाइगर कैट, वुल्फ टस्मेनियन वुल्फ। अब एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंसेस की अगर हम बात करें तो ये प्रपोज किया था अर्नस्ट हैकेल ने। He observed that all vertebrate embryos have some common features that are absent in adult। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। एम्ब्रियोलॉजिकल एविडेंस, अर्न्स्ट हैकेल, इन्होंने क्या बोला, जो वर्टिब्रेट एम्ब्रियो में कॉमन फीचर है वो एब्सेंट है एडल्ट में। एग्जाम्पल, वर्टिब्रेट एम्ब्रियोज इंक्लूडिंग ह्यूमंस डेवलप वेस्टिजियल गिल स्लिट्स। अब आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा वेस्टिजियल गिल स्लिट्स, ठीक है, just behind the head, but it is functional only in fish and not found in adult vertebrates। ठीक है, ह्यूमन के एम्ब्रियो में आपको वेस्टिजियल गिल स्लिट मिलेगा, लेकिन वो फंक्शनल है फिश में, और जैसे आप बड़े होगे जैसे आप बड़े होगे आपको ये नहीं मिलेगा, ठीक है। एडल्ट में नहीं मिलता है ये। गेटिंग माय पॉइंट। उसके बाद कार्ल अर्न्स्ट वॉन बेयर ने रिजेक्ट किया इसे। उन्होंने कहा embryos never pass through the adult stages of other animals। एम्ब्रियोस adult स्टेज नहीं पास करते दूसरे एनिमल्स में, ठीक है। अब नेचुरल सिलेक्शन इंपॉर्टेंट है। नेचुरल सिलेक्शन, ध्यान देना, इज द प्रोसेस बाय विच द ऑर्गेनिज्म दैट आर बेस्ट suited for the environment survive and reproduce। Suppose if you are going to another country and you are not adapting there, like I said, take an example of Japan only, right? If you are going from India to Japan, there is a very cold weather, like extreme cold, and if your immunity is weak in India, easily you get affected by the fever, cold and cough. You're going there, you're not eating something like which is very much needed, you're not taking care of yourself, you don't have a jackets, okay, you're getting infected again and again, you will get eliminated from the universe. Now why? Because you're not able to adapt to the surrounding, and the universe selects a best species। समझना, ठीक है। अगर आप रेस में भाग नहीं रहे हो तो आप एलिमिनेट हो जाओगे, वैसे ही यहाँ पे चल रहा है यूनिवर्स में। जो आपको टास्क दिया है वो आप नहीं कर रहे हो तो आप धीरे 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 पीछे चलते जाओगे और आप अंत में एलिमिनेट हो जाओगे। ओके, सो यू नीड टू बी केयरफुल, यू नीड टू वर्क ईच एंड एवरी डे। ओके, सो नेचुरल सिलेक्शन इज द प्रोसेस बाय विच ऑर्गेनिज्म जो बेस्ट सूटेड है इन्वायरमेंट के लिए वो सरवाइव करते हैं और रिप्रोड्यूस करते हैं, और बाकी के सब एलिमिनेट होते हैं, ठीक है। सम एग्जाम्पल्स आर गिवन बिलो। इंडस्ट्रियल मिलानिज्म, development of resistant varieties in organism against herbicides, pesticides, antibodies or drugs। अब आपने ये सुना होगा बहुत सारे मच्छर मारने के स्प्रेस आते हैं, राइट? आई वॉन्ट टेक एनी नेम, लेकिन आप नोटिस करोगे कि उससे वो खाली एक पीरियड तक मच्छर मरते हैं, उसके बाद वो रेजिस्टेंट हो जाते हैं। मॉस्किटोज गेट रेजिस्टेंट टू दैट केमिकल, क्योंकि उनकी जो बॉडी है वो केमिकल के लिए एक एंटीबॉडी प्रोड्यूस कर जाती है, ठीक है। अगर वो मॉस्किटोज अडप्ट नहीं करेंगे, एंटीबॉडी प्रोड्यूस नहीं होगी, तो वो मॉस्किटोज तो मर जाएंगे। तो वो डेवलप करते आते हैं, ठीक है, इसीलिए वो जो मॉस्किटोज की स्प्रे भी आती है वो डेवलप होती रहती है। गेटिंग माई पॉइंट, यू नीड टू अडप्ट।
to what is happening around you. If you're not adapting, you will get eliminated. ठीक है? बेस्ट एग्जाम्पल इंडस्ट्रियल मिलेनिज्म. यहाँ पे लाइकेन का हम एक स्टोरी पढ़ेंगे. पहले ये देख लेते हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्शन क्या होता है. इवोल्यूशन ड्यू टू ह्यूमन एक्टिविटीज. ठीक है. बेस्ट एग्जाम्पल है आपका. ध्यान से सुनना बहुत इंपॉर्टेंट है. ठीक है. अब मॉथ्स है. एक है वाइट कलर का, एक है ब्लैक कलर का. पहले इंडस्ट्रियलाइजेशन से पहले लाइकेन आपको पता है इंडिकेटर ऑफ पोल्यूशन. जहाँ पे पोल्यूशन नहीं होगा वहाँ पे लाइकेन ग्रो होता है. वाइट कलर का वो होता है. ठीक है. अब लाइकेन किन दो चीज़ों से मिलके बनता है वो आपको मुझे कमेंट करना है. एसोसिएशन होता है, म्यूचुअल एसोसिएशन, जो हमने पढ़ा है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में. आई होप सो आपको याद होगा. ठीक है. ध्यान देना. एक पेड़ है उस पे लाइकेन है, पूरा वाइट हो गया है पेड़, बिकॉज लाइकेन इज वाइट इन कलर. ठीक है. अब दो कलर के मोथ्स है. एक है वाइट, एक है ब्लैक. ठीक है. वाइट जो है कैमोफ्लेज हो रहा है क्योंकि वाइट ही लाइकेन का कलर है, राइट. लेकिन ब्लैक जो है वो दिखाई दे रहा है. अब ये देखो, पहले ये ऐसा था बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन. तो वाइट जो है फुल्ली कैमोफ्लेज हो रहा है. ब्लैक कैमोफ्लेज हो ही नहीं पा रहा है. इफ यू कैन सी द पिक्चर्स, जो कैमोफ्लेज हो गए वो सरवाइव कर रहे थे. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद क्या हुआ, बहुत स्मोक हुआ. ठीक है. तो लाइकेंस जो है वो गुम हो गए, चले गए. बिकॉज पोल्यूशन आ गया तो लाइकेंस क्या है, वो पोल्यूशन फ्री इन्वायरमेंट में रह सकते, राइट. तो वहां पे ब्लैक मोथ अभी कैमोफ्लेज हो रहे थे, वाइट मोथ मर रहे थे. ठीक है. बर्ड्स वर ईटिंग देम. गेटिंग माई पॉइंट. देखो अभी in England before industrialization 1850s. I was just showing you the diagrams. Fine. पढ़ भी लेते हैं एक बार हमें से. Hmm. There were more white moths or on trees than dark moths. ठीक है. Dark winged. ठीक है. After industrialization dark winged ज्यादा हो गए, white winged कम हो गए. अब रीजन क्या था. और आपको पता चला, देखो, जैसे ही बिफोर इंडस्ट्रियलाइजेशन ब्लैक मोथ्स मर रहे थे क्योंकि वो दिखाई दे रहे थे और बर्ड्स उन्हें खा रहे थे. ठीक है. तो ब्लैक मोथ ने वाइट मोथ में कन्वर्ट हो रहे थे. वो एडप्ट कर रहे थे खुद को. नेचुरल सिलेक्शन चल रहा है. अगर वो नहीं करते तो वो मर जाते. गेटिंग माई पॉइंट. अब देखो, देर वॉज अ थिक ग्रोथ ऑफ वाइट कलर लाइकेन कवर द ट्रीज. In that background, the white winged moth survived, but the dark colored moth were picked out by predators. Obviously, वो खा रहे थे predators इन्हें. ठीक है. लेकिन इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद ट्री ट्रंक बिकेम डार्क ड्यू टू इंडस्ट्रियल स्मोक और सूट्स. तो लाइकेन तो प्रोड्यूस नहीं हुई, तो ट्री का नेचुरल कलर ब्राउन आ गया, जिससे जो ब्लैक मोथ थे वो दिखाई नहीं दे रहे थे, कैमोफ्लेज हो रहे थे. लेकिन व्हाइट मॉथ वो इजीली विजिबल. तो अभी प्रीडेटर्स क्या कर रहे थे, व्हाइट मॉथ को खा रहे थे. व्हाइट winged moth did not survive because the predators identified them easily. Dark winged moth survived because of suitable dark background, that is predators could not identify them. उसके बाद क्या हुआ, जो व्हाइट वाले थे वो ब्लैक में एडप्ट हो रहे थे, चेंज हो रहे थे क्योंकि उन्हें सरवाइव करना है. तो इसे हम कहते हैं नेचुरल सिलेक्शन. ठीक है. नाउ विल मूव अहेड टू द theories of biological evolution. अब तीन बंदे थे जिन्होंने थ्योरी दी थी. एक तो आपने लमार्क डार्विन नाम 10th में भी सुना होगा. ठीक है. ह्यूगो द व्रिस. आप नया सुनोगे म्यूटेशन क्या है. ठीक है. तो पढ़ते हैं थ्योरी ऑफ लमार्क.
डार्विन और म्यूटेशन थ्योरी। लमार्क से चालू करेंगे हम। लमार्किज्म, it is proposed by Lamarck, obviously. It states that evolution of life forms occurred by the inheritance of acquired characters. इवोल्यूशन कैसे हो रहा है? इनहेरिटेंस से हो रहा है, ठीक है। ट्रांसफर ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग, इससे हो रहा है इवोल्यूशन। ये लमार्क का मानना था, ठीक है। अब देखो, acquired characters are developed by use and disuse of organ। ये आपको एक याद रखना है। लमक जैसे ही आया, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन आपके दिमाग में होना ही चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये उनका बहुत आइडलाइज थिंग था, उन्होंने दिया था। अब देखो, इवोल्यूशन ऑफ यूज ऑफ ऑर्गन ऑर्गन इनका शॉर्ट में मानना क्या था? जो ऑर्गन आप यूज नहीं कर रहे हो वो वर्क नहीं करेगा आफ्टर सम टाइम। देखो, long neck of giraffe is due to continuous elongation to forest leaves on trees। अब आपको पता है, जिराफ की पहले जो नेक थी वो छोटी थी, ट्रीज जो थे वो बहुत बड़े थे, उन पे पत्ते बहुत ऊपर लगे हुए थे, तो उन्होंने क्या किया, जो नेक थी उनकी वो स्ट्रेच होती गई होती गई होती गई, उससे उनकी नेक बड़ी हो गई और वो ट्री तक पहुंचने लगे। तो उनका मानना क्या था, कंटिन्यूअस क्या हुआ, इलोंगेशन हुआ उनका नेक का, इसलिए उनकी नेक लॉन्ग हुई। दिस अक्वायर्ड कैरेक्टर वॉज इनहेरिटेड टू सक्सीडिंग जनरेशन। अब एक जन ने ऐसे किया था, उसके बाद इनहेरिटेंस हुआ, ठीक है। अब इवोल्यूशन ऑफ डिसयूज की हम बात करें, दिस इज अपीयरेंस ऑफ लिम्स इन स्नेक्स। स्नेक्स जो है वो क्रॉल करता है, वो लिम्स को यूज नहीं करता, इसलिए उनसे जो है लिम्स डिसअपियर हो गए, ठीक है। आपको शॉर्ट में समझाऊं तो, जो चीजें आप यूज नहीं कर रहे हो वो एलिमिनेट हो जाएंगे, और जब बहुत यूज कर रहे हो वो और बढ़ता जाएगा, ठीक है। ये लमार्क का कहना था। यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन, दिस थ्योरी वाज एलिमिनेटेड आउट बिकॉज इट इज प्रूव्ड दैट द कैरेक्टर्स आर इनहेरिटेड ओनली थ्रू जीन्स। ये एलिमिनेट हुई क्यों? क्योंकि कैरेक्टर्स तो इनहेरिटेंस खाली जीन्स के थ्रू होता है, राइट। अब हम डार्विन की बात करें। लमार्क, यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन। डार्विन, चार्ल्स डार्विन ने प्रपोज किया थ्योरी। It is based on observation during a sea voyage in a sail ship called HMS Beagle। एनसीईआरटी में लिखा है तो आपको याद रखना है कौन सी शिप थी। HMS Beagle। Alfred Wallace, a naturalist worked in Malay archipelago, had also come to similar conclusion। Work of Thomas Malthus on population influenced Darwin। देखो अभी, डार्विन ने दो चीजें दी थी। पहली है ब्रांचिंग डिसेंट। It explains that all organisms are modified descendants of previous life form। मतलब जो पहले थे उन्हीं से हम आए हैं, लेकिन हम मॉडिफाइड है, ठीक है। गेटिंग माय पॉइंट? हम अपडेटेड है। जैसे कि आपको पता है कि पहले देयर वाज नो फोन्स, द पीपल यूज्ड टू सेंड मैसेजेस थ्रू मेल्स, लेटर्स, ओके। अब क्या हुआ है, मोबाइल जो पड़ा मैसेज करो आ गया, मॉडिफाई है हम, ठीक है। लेकिन हम आए तो वहीं से है ना, डिसेंडेंट हम कहाँ है, क्या है? उन्हीं से आए हम, प्रीवियस लाइफ फॉर्म से। ये ब्रांचिंग डिसेंट है। नेचुरल सिलेक्शन इन्होंने बताया था। कंसिडर अ बैक्टीरियल कॉलोनी ए growing on a given medium। If the medium composition is changed, only a part of the population can survive under new condition। जैसे कि मैं बताया, जो एडप्ट करेगा वही सरवाइव करेगा। जब भी मीडियम चेंज हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, इफ यू कैन एडप्ट यू कैन सर्वाइव। The variant population B outgrows the others and appears as new species। Now B is better than A। क्यों? क्योंकि B ने अडॉप्ट किया। Getting my point? Under new condition, thus nature selects for fitness। Getting my point? Moving ahead। Now देखो, natural selection is based on the following factors। अब कौन से factors इफेक्ट करते हैं natural selection को? Heritable minor variations, overproduction,
limited natural resources, struggle for existence, survival of the fittest are the factors which influence natural selection. एक एक हम जानेंगे. हेरिटेबल माइनर वेरिएशन, इट इज ईदर बेनिफिशियल और हार्मफुल टू द ऑर्गेनिज्म. अब देखो, आप क्या कर रहे हो, इनहेरिटेंस हो रहा है, राइट, ट्रांसफर हो रहे कैरेक्टर्स फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग. उसमें जो वेरिएशन आ रहा है, थोड़ा थोड़ा वेरिएशन आ रहा है, राइट, वो इधर बेनिफिशियल है और हार्मफुल है. मतलब दोनों है, या तो बेनिफिशियल है या तो हार्मफुल है. आपको, आपने देखा होगा बहुत सारे केसेस में जीन्स जो है वो अल्टरनेट हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं, जिससे इफेक्ट करता है एम्ब्रियो पर. फिर ह्यूमन बीइंग जो होता है वो प्रॉपरली बॉर्न नहीं होता विथ ऑल द फीचर्स. तो ये क्या है, हार्मफुल भी है, एट द सेम टाइम बेनिफिशियल भी है. क्योंकि अगर आपको वेरिएशन नहीं आएगा तो आप एडप्ट नहीं कर पाओगे दूसरे सराउंडिंग में, ठीक है. ओवर प्रोडक्शन, पॉपुलेशन साइज ग्रोस एक्सपोनेंशियली ड्यू टू मैक्सिमम रिप्रोडक्शन. बैक्टीरियल पॉपुलेशन, limited natural resources. Resources are not increased in accordance with population size. Population size आपको पता है बढ़ती जा रही है, लेकिन resources जो है कम है, ठीक है. Struggle for existence, it is a competition among organisms for resources so that population size is limited. You know, the people are competing in each and every field. Why? Because they want resources. What is resource? Anything that satisfies human needs. ठीक है. Survival of the fittest. In struggle for existence, organisms with beneficial variation can utilize resources better. Okay, in short, someone जो एडप्ट कर पाएगा सराउंडिंग को वो सरवाइव करेगा, नहीं तो एलिमिनेट हो जाएगा. नेचर एलिमिनेट्स द वन हु इज नॉट स्ट्रगलिंग फॉर सर्वाइवल. ठीक है. अब आए म्यूटेशन थ्योरी. व्हाट इज म्यूटेशन? अल्टरनेशन ऑफ एनी जीन पेयर. ठीक है. ह्यूगो डी व्रीज proposed म्यूटेशन थ्योरी. इवनिंग प्राइम रोज, आपने वो क्या वो बोलते हैं, रात चांदनी कुछ तो, इवनिंग प्राइम रोज किसको तो बोलते हैं, कमेंट करना. इन हिंदी व्हाट वी कॉल टू इवनिंग प्राइम रोज. ठीक है. ही कंडक्टेड सम एक्सपेरिमेंट्स ऑन इवनिंग प्राइम रोज एंड बिलीव दैट इवोल्यूशन टेक्स प्लेस थ्रू म्यूटेशन एंड नॉट बाय माइनर वेरिएशन. इन्होंने बोला कि वेरिएशन कुछ नहीं होता, इट्स जस्ट अ म्यूटेशन, चेंज इन द जीन. ठीक है, वेरिएशन क्या है ये, गेटिंग माय पॉइंट. अब देखो, Darwinian variation is minor, slow in direction. It results in gradual evolution. ये बोला था डार्विन ने, ठीक है. म्यूटेशनल वेरिएशन इज सडन, रैंडम, डायरेक्शनलेस. ऑपोजिट है. हियर स्पीशिएशन इज बाय साल्टेशन. साल्टेशन मतलब क्या, सॉल्टेशन साल्टेशन कुछ भी बोलो, सिंगल स्टेप में बहुत म्यूटेशन हो रहा है. म्यूटेशन इज द ओरिजिन ऑफ वेरिएशन फॉर इवोल्यूशन. म्यूटेशन ही है जिससे इवोल्यूशन हो रहा है और वेरिएशन भी हो रहा है, ठीक है. अब हम पढ़ेंगे हार्डी विंगबर्ग प्रिंसिपल. उससे पहले हमने पढ़ा डार्विन, लमार्क और म्यूटेशन, ह्यूगो. तो लमार्क ने बोला यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन. डार्विन ने बोला ब्रांचिंग, डिस्टेंट और नेचुरल सिलेक्शन. ह्यूगो डिविस ने बोला म्यूटेशन थ्योरी, जिसमें उन्होंने बोला म्यूटेशन क्या है, सडन है, डायरेक्शनलेस है, ठीक है. गेटिंग माय पॉइंट. रैंडम है, लेकिन डार्विन ने क्या बोला था, जो वेरिएशन है वो माइनर है, स्लो है और डायरेक्शनल है, ठीक है. और ह्यूगो लिवरेस ने बोला म्यूटेशन जो है सिंगल स्टेप में लार्ज म्यूटेशन होता है, ठीक है. अब हम बढ़ेंगे आगे. हार्डी विंगबेन प्रिंसिपल, आपने पढ़ा था मैथ्स, थोड़ा सा मैथ्स यूज होगा यहाँ पे भी. It says that allele frequency in a population are stable and is constant from generation to generation in absence of disturbing factors. allele frequency जो है stable और constant है तब तक जब तक
जो डिस्टर्बिंग फैक्टर्स है वो आए ना हो, ठीक है। व्हाट इज जीन पूल? इट इज अ टोटल जीन एंड देयर अलील इन अ पॉपुलेशन। जीन पूल टोटल जीन और अलील पॉपुलेशन में रिमेन्स कांस्टेंट, दिस इज कॉल्ड जेनेटिक इक्विलिब्रियम। अगर ये कांस्टेंट होगा तो इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा होगा, कांस्टेंट को ही हम बोलते, राइट। सम टोटल ऑफ ऑल अलीलिक फ्रीक्वेंसीज जो है वन होंगी। What is allelic frequency? It refers to how frequently a particular allele appears in a population. अब ये देखो, अगर डोमिनेंट होमोजाइगस है तो हम उसे पी स्क्वायर से रिप्रेजेंट करते हैं। रेसेसिव होमोजाइगस है तो क्यू स्क्वायर से। हेट्रोजाइगस है तो टू पी क्यू से। तो इससे हमारी बाइनोमियल एक्सप्रेशन बनती है पी स्क्वायर प्लस टू पी क्यू प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू वन। वो नथिंग है बट पी प्लस क्यू दी होल स्क्वायर इज इक्वल टू वन, ठीक है। चेंजेस ऑफ फ्रीक्वेंसी ऑफ allele इन अ पॉपुलेशन डिस्टर्ब्स हार्डी-विंगबेल प्रिंसिपल इक्विलिब्रियम। दिस चेंज इज ड्यू टू इवोल्यूशन। इसमें कोई भी चेंज हुआ तो वो डिस्टर्ब करेगा। हमारा इज इक्वल टू वन लिखा है ना, वो वन नहीं रहेगा। तो ये इवोल्यूशन को इफेक्ट कर रहा है। फैक्टर इफेक्टिंग हार्डी-विंगबेल प्रिंसिपल, जीन माइग्रेशन, जीन ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, जीन रिकॉम्बिनेशन और नेचुरल सिलेक्शन। अब यहाँ पे एक चीज हमने समझी, अलील फ्रीक्वेंसी, और एक और जीन पूल। जीन पूल क्या है? टोटल जीन एंड देयर अलील्स इन अ पॉपुलेशन। जीन पूल टोटल जीन, अलील इन अ पॉपुलेशन। अलील फ्रीक्वेंसी, पॉपुलेशन स्टेबल है, कांस्टेंट है, तब तक जब तक कोई एक्सटर्नल डिस्टर्बिंग फैक्टर नहीं आया, ठीक है। आगे बढ़ेंगे, जीन माइग्रेशन देखेंगे। अब देखो, जीन माइग्रेशन क्या है? जीन माइग्रेट कर रही है, फ्लो कर रही है एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन की तरफ, ठीक है। हियर जीन फ्रीक्वेंसी चेंजेस इन बोथ population. Gene flow occurs if migration happens multiple times, ठीक है। जीन फ्लो कब होगा? जब माइग्रेशन बहुत टाइम्स से हो रहा हो, ज्यादा टाइम हुआ होगा। ड्रिफ्ट की अगर बात करें, जीन फ्लो बाय चांस कॉजिंग change in frequency. Sometimes change in frequency is so different in a new sample of population that they become a different species. The original drifted population becomes founder and the effect is called as founder effect. देखो, जीन फ्लो जो है वो चेंज करता है फ्रीक्वेंसी बहुत बार। अगर हुआ, ठीक है, क्या जीन फ्लो हुआ, एक पॉपुलेशन से दूसरे पॉपुलेशन में जीन गया, तो क्या होगा? जीन माइग्रेशन होगा, जिससे क्या होगी? फ्रीक्वेंसी चेंज होगी। और अगर फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो वो बहुत डिफरेंट होती है पॉपुलेशन में, कि डिफरेंट स्पीशीज से फॉर्म कर देगी वो, ठीक है। और जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी वो फाउंडर है। न्यू स्पीशीज जो आई उसकी फाउंडर कौन है? जो ओरिजिनल पॉपुलेशन थी। इसलिए हम इसे क्या बोलते हैं? फाउंडर इफेक्ट, ठीक है। सिंपल में अगर आपको बहुत कंफ्यूज ना करूँ तो, एक ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उससे डिफरेंट स्पीशीज बनी। अब उस ऑर्गेनिज्म जो था वो फाउंडर था, इसलिए हमने उसे फाउंडर इफेक्ट बोला। और डिफरेंट स्पीशीज कैसे बनी? बहुत बार जीन फ्लो हुआ, जीन फ्लो हुआ तो फ्रीक्वेंसी चेंज हुई, फ्रीक्वेंसी चेंज हुई तो डिफरेंट स्पीशीज बनी। इतना ही है, ठीक है। म्यूटेशन क्या है? इट रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ न्यू फिनोटाइप। एक्सटर्नल अपीयरेंस ही बंदे का चेंज हो गया। ओवर फ्यू जनरेशन दिस लीड्स टू स्पेशिएशन। Genetic recombination. It is the reshuffling of gene combination during crossing over results in gene variation. अब नेचुरल सिलेक्शन तीन टाइप्स के होते हैं, स्टेबलाइजिंग, डायरेक्शनल, डिसरप्टिव। बहुत इजी है, बहुत इजी है। देखो अभी स्टेबलाइजिंग से चालू करते हैं। बहुत सारे इंडिविजुअल बीच का कैरेक्टर ले रहे हैं तो वेरिएशन जो है कम हो जाती है। इसे हम बोलेंगे स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन।
मोर इंडिविजुअल अक्वायर मीन कैरेक्टर वैल्यू एंड वेरिएशन इज रिड्यूस। ठीक है। उसके बाद आएगा डायरेक्शनल। Individuals of one extreme value other than mean character value are more favored. देखो, जो एक्सट्रीम पर है वो बहुत फेवर्ड है मीन से। ठीक है। तो यहाँ पे मीन नहीं है, एक्सट्रीम पोजीशन पे। ठीक है। अगर आप स्टेबलाइजिंग की बात करें तो यहाँ पे बीच में ग्राफ ज्यादा है क्योंकि मीन कैरेक्टर को बहुत वैल्यू दी गई है, इससे वेरिएशन कम हो रहा है। अगर आप इससे डायरेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एक्सट्रीम को ज्यादा वैल्यू दी गई है, बीच में नहीं है कुछ भी। डिसरप्टिव की बात करें तो यहाँ पे बहुत दोनों एक्सट्रीम को ज्यादा वैल्यू है। डायरेक्शन में एक एक्सट्रीम को ज्यादा है, या तो इस साइड रहो या तो उस साइड रहो, बीच में नहीं रहो। डिसरप्टिव में दोनों साइड इंपॉर्टेंट है, बीच में ग्राफ नहीं है। Here, individuals of both extremes are more favored. दोनों एक्सट्रीम को फेवर किया जा रहा है। ठीक है। तो ये है आपका नेचुरल सिलेक्शन, जिसमें आप देख सकते हो ए जो है स्टेबिलाइजिंग है, बीच वाला है। डायरेक्शन में आप देख पा रहे हो थोड़ा सा मूव हुआ है। डिसरप्टिव में बीच वाला नीचे झुकेगा, दोनों एक्सट्रीम्स को फेवर करेगा। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। जस्ट वेट। ओके फाइन। Moving towards a brief account of evolution. Take a water break for 2 minutes. Okay, then we'll do this. तो चार टाइप के जियोलॉजिकल टाइम स्केल्स होते हैं। एक है प्रोटरोजोइक, पैलियोजोइक, मीसोजोइक, सिनोजोइक। ठीक है। तो हम देख लेंगे। अब प्रोटेरोजोइक की अगर हम बात करें तो फर्स्ट सेलुलर फॉर्म ऑफ लाइफ appeared 2000 years million years ago। वापस से रिकैप्चुलेट करें। 20 बिलियन ईयर्स अगो यूनिवर्स फॉर्म हुआ। अर्थ 4 बिलियन ईयर्स अगो, 4.5। लाइफ 4 बिलियन ईयर्स अगो। नॉन सेल्युलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो। सेल्युलर फॉर्म ऑफ लाइफ appeared 2000 million years ago। Some of the cells had the ability to release O2 as a light reaction in photosynthesis। जो सिंगल सेल ऑर्गेनिज्म थे वो बने मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। ठीक है। अब पैलियोजोइक एरा की अगर हम बात करें तो उसमें 6 पीरियड्स आ जाते हैं। कैम्ब्रियन, ऑर्डोविशियन, सिल्यूरियन, डेवोनियन, कार्बोनिफेरस, पर्मियन। ठीक है। अब मैंने देखा 2000 मिलियन ईयर्स अगो सेलुलर फॉर्म आई थी। ठीक है। अभी 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स आए। 450 मिलियन ईयर्स अगो फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिजम्स आए। गेटिंग माई पॉइंट। 500 इनवर्टिब्रेट्स, 450 फर्स्ट लैंड ऑर्गेनिजम्स, प्लांट्स। ठीक है। याद रखना 500 मिलियन ईयर्स अगो इनवर्टिब्रेट्स, 450 प्लांट्स। उसके बाद 400 मिलियन ईयर्स अगो आर्थ्रोपोड्स आए लैंड पर। आपको पता है पानी में थे, लैंड पे आए। 350 मिलियन ईयर्स अगो जॉलेस फिशेस आए, इवॉल्व हुई। ठीक है। देखो ग्राफ नीचे नीचे जा रहे हैं। 500 चालू 2000 मिलियन ईयर्स अगो सेल्यूलर लाइफ फॉर्म आई। 500 पे इन्वर्टिब्रेट्स आए। 450 पे प्लांट्स आए। 400 पे आर्थ्रोपोड्स आए। 350 पे जॉलस फिशेस आए। ठीक है। आगे बढ़ेंगे। अब लोब फिन्स, stout and strong finned fish could move on land and go back to water. They evolved to first amphibian ancestors of modern day frogs and salamanders। lobe fins आपको याद रखना है। ठीक है। कितना क्लियर है।
अब ये देखो, in 1938, a lobe fin called coelacanth fish was caught in South Africa, which was thought to be extinct. उन्हें लगा अभी coelacanth फिशेस नहीं है, लेकिन वो मिली थी साउथ अफ्रीका। ठीक है। लोब फिन क्या है? स्टाउट और स्ट्रॉन्ग फिन फिश है। आगे बढ़ेंगे। ये पिक्चर्स दिखाए गए आपको, इस पिक्चर से और कुछ है नहीं। ठीक है, गेटिंग माय पॉइंट। यहाँ तक क्लियर है सबको? आगे बढ़े। अब देखो, 350 पे हम गिरे थे, ठीक है। अब आएंगे 320 पे। 320 में आए सीवीड्स एंड फ्यू प्लांट्स वर एग्जिस्टेड। वापस से रिकैप्चुलेट करेंगे। 500 पे आए आपके इनवर्टिब्रेट्स, 450 पे आए प्लांट्स, 400 पे आए आर्थ्रोपोड्स, 350, ठीक है। 350 पे आए जॉलेस फिशेस और 320 पे आए आपके सीवीड्स। ये मैं दिखा रही हूँ, आपको चाहिए तो लिख लो, ठीक है। इफ यू वांट यू कैन राइट इट डाउन, इम्पोर्टेंट है। सब नोट्स कॉपी कर लेना। 320 पे आए आपके सीवीड्स। ओके। अब amphibians evolved to reptiles. They lay thick shelled eggs. Do not dry up in sun. ठीक है। amphibians evolved by reptiles। सही, ठीक है। थिक शेल्ड एग ले करते हैं। फिर आए giant ferns, pteridophytes were present, but they all fell to form coal deposit slowly, ठीक है। कोल डिपॉजिट बनाने लगे। मीसोजोइक एरा की अगर हम बात करें, तो ये है रेप्टाइल्स और जिम्नोस्पर्म की एरा। तीन आएंगे इसमें। जोरासिक तो आपने सुना ही होगा, मूवी थोड़ा सा रिलेट कर पाओगे। ट्रायसिक, जोरासिक, क्रिटेशियस। तो देख लो। 200। वापस से जाए क्या हम पीछे? 500 से चालू करें। व्हाट से? 500 में इनवर्टिब्रेट्स। 450 कम एंड डाउन क्या थे? 450 प्लांट्स थे। 400 व्हाट वाज 400? आर्थ्रोपोड्स। 350 जॉलस एम्फिबियंस। 320 पे वीट्स आए। अब 200 पे क्या है? Some of the land reptiles went back into water to evolve into fish-like reptiles. 200 पे आपके fish-like reptiles, ठीक है। तो जो लैंड में रेप्टाइल्स थे वो वाटर में गए इवॉल्व होने के लिए। फिर आए फिश लाइक रेप्टाइल्स। एग्जाम्पल इक्थायोसॉर्स, जो आपने पढ़ा है एनिमल किंगडम में, ठीक है। Fish like reptiles, 320, याद रखना। The land reptiles were dinosaur, Tyrannosaurus rex, Triceratops, Stegosaurus और Brachiosaurus, ठीक है। ये आप देख पा रहे हो, ये है आपका Tyrannosaurus rex, दिस वन। उसके बाद आएगा आपका पिक्चर ऑफ ट्राइसेराटोप्स। उसके बाद स्टिगेरोसॉरस, ठीक है। ब्रैकियोसॉरस। अब देखो, आई होप दिस मच इज क्लियर टू ऑल ऑफ यू, ठीक है। 200 में क्या हुआ? फिश लाइक रेप्टाइल्स है, फिश लाइक। अब टिरानोसोरस was the largest dinosaur, important है, एनसीईआरटी में लिखा है। 20 feet in height, huge fearsome dagger like teeth। 20 feet in height, imagine, 20 feet in height, huge fearsome dagger like teeth। टूथ बर्ड्स व इमर्ज, बर्ड्स को दांत आ गए, ठीक है। समझ रहे हो? बर्ड्स को दांत आ गए।
Cenozoic era, एज ऑफ मैमल्स एंड एंजियोस्पर्म्स। इसमें दो है, टर्चरी और क्वाटरनरी। 65 मिलियन ईयर्स पर गया है अभी वो। 200 पे हमने पढ़ा, अब आए 65। ठीक है, 200 पे आए फिश लाइक रेप्टाइल्स। 65 पे आए आपके डायनासोर्स, डिसअपियर हो गए। ठीक है, आए नहीं, डिसअपियर हो गए। आए क्या, बर्ड्स आए। देखो अभी, सम से क्लाइमेटिक चेंजेस किल्ड देम। बहुत जन ने बोला डायनासोर क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से, नेचुरल सिलेक्शन, खुद को एडप्ट नहीं कर पाए सराउंडिंग में, इसलिए वो मर गए। सम से मोस्ट ऑफ देम इवॉल्व इनटू बर्ड्स। तो 65 मिलियन ईयर अगो पे डिसाइड हुआ कि डायनासोर्स जो है वो बर्ड में इवॉल्व हुई। ठीक है, यहाँ तक किसी को डाउट, दिक्कत, मसला कुछ नहीं है? आई बढ़े। फर्स्ट मैमल वर श्रू लाइक, देयर फॉसिल्स आर स्मॉल साइज्ड। फर्स्ट मैमल थी, उसके फॉसिल जो थी स्मॉल साइज में थी। ठीक है, अब सिनोजोइक एरा की अगर हम बात करें, साउथ अमेरिका में मैमल्स जो थे वो हॉर्स, हिप्पोपोटेमस और बेयर रैबिट को रिजेंबल करते थे। ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट व्हेन साउथ अमेरिका जॉइन नॉर्थ अमेरिका, दीज एनिमल्स वर ओवररिडन बाय नॉर्थ अमेरिका फौना। समझ रहे हो, ये देखो, ये नॉर्थ है, ये साउथ है। जो साउथ अमेरिका के मैमल्स थे, हॉर्स, हिप्पोपोटेमस, बियर, रैबिट, जब कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट हुआ, साउथ अफ्रीका ने जब नॉर्थ अमेरिका को, साउथ एसए ने जब एनए को ज्वाइन किया, ये जो एनिमल्स थे वो ओवर रिडन हो गए नॉर्थ अमेरिका फोना में। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ड्यू टू द कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट, ऑस्ट्रेलियन मार्supial survived because of lack of competition from any other mammals। ऑस्ट्रेलियन मार्supial सर्वाइव कर गए क्योंकि उन्हें कोई कंपटीशन देने वाला नहीं आया था। ठीक है, ये एनसीईआरटी का डायग्राम इंपॉर्टेंट है, देख लेना। अब आए मेन, यहाँ पे नीट हर साल क्वेश्चन डालता है, एक दो क्वेश्चन तो एक्सपेक्ट करते चल। अगर आपका पेपर है, मॉक टेस्ट जहाँ पर भी आप दे रहे हो, वहां पर भी ये क्वेश्चंस तो आएंगे। यहाँ से ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ मैन इंपॉर्टेंट है, इसे हम पढ़ेंगे 2 मिनट में। तब तक आप लोग वाटर ब्रेक, स्टे हाइड्रेटेड गाइस, स्टे हाइड्रेटेड। चलो, अब देखो, एक है आपका ड्रायोपिथिकस और है रामापिथिकस। अगर मैं ड्रायोपिथिकस की बात करूं, देखो, ये जो है 15 मिलियन ईयर्स अगो आए। ये हैरी है, वो करते हैं गोरिलास, और ये देखो दोनों, ये है ड्रायोपिथिकस और ये है रामापिथिकस। ठीक है, 15 मिलियन ईयर्स अगो आए दोनों, हैरी है दोनों, देखो बाल है दोनों को। वॉक करते हैं ये गोरिल्ला और चिंपांजी जैसे। ड्रायोपिथिकस, ये इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है कौन मोर एप लाइक है और कौन मोर मैन लाइक है। तो ड्रायोपिथिकस एप लाइक है, रामापिथिकस मैन लाइक है। ठीक है, अगर आप देखो रामापिथिकस में राम आ रहा है, राइट, देर इज अ रिजेम्बलेंस ऑफ मैन इन इट, मीन्स, see, Ram had taken the avatar of man, right? A person. तो Ramapithecus man-like था, Dravapithecus more ape-like था। Getting my point? 15 million years ago, Harry had walked like gorillas and chimpanzees, Dryopithecus ape-like, Ramapithecus man-like। अब देखो, 3 to 4 years ago, there were man-like primates in eastern Africa. They had height up to 4 feet, walked upright,
This belief is based on fossil of man-like bones found in Ethiopia and Tanzania. ठीक है, 4 फीट के थे ये सब. एप लाइक on मैन लाइक, समझा? समझा? डायोपिथिकस एप, रामापिथिकस मैन लाइक. आगे बढ़ेंगे. ऑस्ट्रेलोपिथिकस, ये 2 मिलियन ईयर्स अगो के हैं. Lived in East African grasslands, hunted with stone weapons, ate fruits. ठीक है, ये फ्रूट्स खाते थे, ये इंपॉर्टेंट है. हंट करते थे स्टोन वेपन से, ये इंपॉर्टेंट है. लिव्ड इन ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड, ये भी इंपॉर्टेंट है. ठीक है, फिर आया होमो हेबिलिस, 2 मिलियन अगो. फर्स्ट ह्यूमन लाइक बीइंग, ये पूछा जाता है. होमो हैबी, होमो हैबी आया. होमो हैबी, ब्रेन कैपेसिटी इनकी 650 से 800 क्राइनल कैपेसिटी है. ये मीट नहीं खाते थे. ठीक है, ऑस्ट्रेलोपिथिकस फ्रूट खाते थे और ये मीट नहीं खाते थे. होमो इरेक्टस 1.5, इनकी ब्रेन कैपेसिटी 100 गुना बढ़ गई. वहां पे 800 तक थी, यहाँ पे 900 है. ये मीट खाते हैं. होमो हेबिलिस नहीं खाएंगे, इरेक्टस खाएंगे. निएंडरथल 1 लाख to 40,000 ईयर्स अगो, brain capacity 1400, cranial capacity, lived in East and Central Asia, use heights to protect their body. ठीक है, और डेड वंस को ये ब्यूटी करते थे. ठीक है, उसके बाद आए हम होमोसेपियंस, कॉन्गो, 75,000 to 10,000 ईयर्स अगो हम आए हैं. प्री हिस्टोरिक केव आर्ट डेवलप्ड अबाउट 18,000 ईयर्स अगो. एग्रीकल्चर एंड ह्यूमन सेटलमेंट 10,000 ईयर्स अगो हुई. ये देखो सीक्वेंस ऑफ ओरिजिन. अगर हम बात करें तो पहले, बहुत पहले आए आपके 15 ईयर्स अगो, मैंने आपको बताया दयापिथिकस है. ठीक है, फिर आए आपके रामापिथिकस 5 ईयर्स अगो, 5 मिलियन ईयर्स अगो. ठीक है, देखो. दिस इज 15 मिलियन ईयर्स अगो, दयापिथिकस. फाइन. फिर 3 to 4, कहीं पर 5 भी लिखा है, रामापिथिकस. ठीक है, उसके बाद आया ऑस्ट्रेलोपिथिकस. फिर आया होमो एबिलिस, होमो इरेक्टस, होमो निएंडरथल्स, होमो सेपियंस. ये आपके चेहरे आप देख सकते हो. कृपया ये चेहरे रात को देख के ना सोए, फिर नींद नहीं आएगी आपको. ठीक है, अ कंपैरिजन ऑफ द स्कल ऑफ एडल्ट मॉडर्न ह्यूमन बीइंग, एनसीईआरटी का डायग्राम. बेबी चिंपैंजी, एडल्ट चिंपैंजी. और आप देखो, बेबी चिंपैंजी कौन सा, ये देखो, ये जो सेकंड है बेबी चिंपैंजी, इसका जो चेहरा है, स्कल है, वो मोर लाइक ह्यूमन की तरह है. ठीक है, एडल्ट से मैच नहीं कर रहा. देखो, चिंपांजी के बच्चे का चेहरा उसके बड़े पापा से मैच नहीं कर रहा, इंसान से ज्यादा मैच कर रहा है. ठीक है, ह्यूमन से ज्यादा मैच कर रहा है. द स्कल ऑफ द बेबी चिंपांजी इज मोर लाइक एडल्ट ह्यूमन स्कल देन एडल्ट चिंपांजी स्कल. ठीक है, सो इसी के साथ आपका चैप्टर हो जाता है समाप्त. उम्मीद करती हूँ कि आपको ये चैप्टर समझ में आ गया है. समझ में आ गया है तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें. अगर आप एंड तक आ गए हैं, आपको ये समझ में आ ही गया होगा चैप्टर अच्छी तरह से, एक बार एनसीईआरटी रिवाइज करना और सब्सक्राइब कर दो गाइस. दैट्स इट फॉर टुडे. बाय एवरीवन. 11 की सीरीज चालू है, वो आएगा. प्लान किंगडम मुझे पता है, मैं डाल दूंगी वीडियो, डोंट वरी. क्लास 12 की जो आई थी, मुझे सजेशन आई थी मेरे स्टूडेंट से, मैंने वो ले लिया पहले. ठीक है, तो सपोर्ट करो गाइस. बाय एवरीवन.